नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो हम फाइलम स्टार्ट करेंगे उसका नाम है मोलस्का। और जो मोलस्का है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फाइलम होता है। तो पहले नंबर का कौन सा होता है? ऑर्थ्रोपोडा, जो कि हम पढ़ चुके हैं। मोलस्का के अंतर्गत जो जीव आते हैं, ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनकी बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। और सॉफ्ट बॉडी के ऊपर एक सेल यानी कवच भी पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मोलस्का के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनका शरीर कैसा होता है? मुलायम होता है। और उनके शरीर के ऊपर एक कवच भी पाया जाता है। ठीक है। हैबिटाट के बारे में हम बात करें तो ये एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ठीक है। जलीय होते हैं और क्या होते हैं? स्थलीय होते हैं। एक्वाटिक में भी आपको पता है जो जलीय होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है फ्रेश वाटर में ही रहते हैं और दूसरा मैराइन वाटर। ठीक है भाई, एक्वाटिक भी दो तरीके के होते हैं ना, जलीय भी। एक तो फ्रेश वाटर वाले होते हैं, एक मैराइन वाटर वाले होते हैं। एक स्वच्छ जलीय वाले होते हैं, एक समुद्री जलीय वाले होते हैं। तो ये दोनों में मिलते हैं। ठीक है। सिमेट्री के बारे में यहाँ पर हम बात करें तो इनमें बाइलेटरल सिमेट्री यानी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। ठीक है। सामान्य सी भाषा में इसको समझे। द्विपार्श्व सममिति को पहले बता चुके हो आपको, ये है ना, फाइलम पढ़े थे तब। यहाँ पर एक बार फिर से देखो, ये मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। इस ऑर्गेनिज्म को किसी रेखा से विभाजित किया जाए तो इसका शरीर दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है। ये मान लीजिए कि बायां है और ये क्या है? दायां है। ये दायां और बायां भाग किसी रेखा से जब शरीर को विभाजित किया जाता है तो वो दोनों भाग क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तभी तो इसको द्विपार्श्व सममिति कहा जाता है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। किसी रेखा से शरीर को जब विभाजित करेंगे तो उसके दो भाग होंगे, एक तो दायां होगा, एक बायां होगा। ठीक है। वो दोनों भाग क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है। और मनुष्य में कौन सी पाई जाती है? द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। जब किसी रेखा से मनुष्य के शरीर को जब विभाजित किया जाता है तो दो बराबर भाग प्राप्त होते हैं, दायां भी और बायां भी। ये दोनों भाग क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है। और किताबी भाषा में देखें तो मैं बता दूं आपको, जब एक केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं और बाएं भाग में बांटा जा सकता है। ये किताबी लैंग्वेज हो गई, है ना। किताबी लैंग्वेज से अच्छा है कि सामान्य सी भाषा में समझा जाए। लेकिन ध्यान रखना, सभी मोलस्का में ये बायलेटरल सिमेट्री नहीं पाई जाती। कुछ ऑर्गेनिज्म में एसिमेट्रिकल भी होते हैं और इनकी शरीर में टॉर्सन यानी एटन ट्विस्ट क्या होता है? उपस्थित होता है। भाई मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है इस तरीके से। अब इसको हम किसी रेखा से ऐसे डिवाइड करेंगे तो दो बराबर भाग थोड़ी ना है। ये मान लीजिए छोटा हो गया, ये क्या होगा? बड़ा हो गया। ये कौन सी समिति होगी? एसिमेट्रिकल हो गया। और इसी तरीके से मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, इसको किसी रेखा से विभाजित करेंगे तो ये दोनों भाग क्या दिखाई दे रहे हैं? बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो ये बाइसिमेट्रिकल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिकल हो जाएगा। है ना। डिफरेंस समझ में आ रहा है? आगे देखो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें। शारीरिक संगठन या फिर शरीर संगठन इसमें किस प्रकार का होता है? अंग तंत्र प्रकार का होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल यहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। किसमें? मोलस्का के ऑर्गेनिज्म के बारे में बात चल रही है। ठीक है। जर्म लेयर के बारे में यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी तीन जर्म लेयर क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। तीन कौन सी? अरे तीन कौन सी? एंडो, मीजो और एक्टो। तीनों जर्म लेयर यहाँ पर क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। ये ऑर्गेनिज्म सीलोमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं। सीलोमेट भाई देवगुआ प्रेजेंट होती है, सीलोम प्रेजेंट होती है। इसी वजह से इन जीवों को क्या कहा जाता है? सीलोमेट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है ना। इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? अनसेगमेंटेड होती है, यानी इनका शरीर अखंडित होता है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर आपको एक अपवाद देखने को मिलेगा और उसका नाम है नियोपिलाना। नियोपिलाना का जो शरीर है वो कैसा होता है? खंडित होता है। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म का शरीर कैसा होता है? अखंडित होता है। डायग्राम मैं आपको दिखा दूंगी अभी थोड़ी देर में। देखिए, मान लीजिए कि आप अपनी फैमिली में 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, है ना।
उनमें से 4 लोग ऐसे होते हैं जो उनकी बातें क्या होती हैं, मेल खाती हैं, लेकिन एक ऐसा होगा जो अलग ही होता है, बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। वो किसी भी बात में जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं किसी बात को लेकर के और उससे पूछा जाए तो वो अलग ही टोन मारता है। ऐसा होता है सबके एक एक ऐसा मिलता है घर में, है ना। तो वो ही सेम बात है, ये एक्सेप्शन ही हो गया भाई, फैमिली का ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। सेम एज इट इज इसी तरीके से इस फाइलम में एक्सेप्शन क्या है, नियोपिलाना। नियोपिलाने का शरीर कैसा होता है, खंडित होता है। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका शरीर क्या होता है, अखंडित होता है, अनसेगमेंटेड होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये क्या है, नियोपिलाना है, दिख रहा है आपको, ये देखो, इसका शरीर इस तरीके से क्या होता है, खंडित होता है। ठीक है, तो ये नियोपिलाना है जो कि आपको ध्यान रखना है। बाकी देखो ये सारे के सारे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, ये मोलस्का के ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनका शरीर देखो खंडित नहीं होता, टोर्सन पाया जाता है इस तरीके से, एंठन पाई जाती है, ये शंख हो गया। और इस तरीके से देखो इनमें सब में आपको टॉर्सन देखने को मिलेगा, लेकिन शरीर खंडित नहीं होता। खंडित किसका होता है, नियोपिलाना का होता है, जो कि आपको ध्यान रखना है, याद रखना है भैया। आगे देखो, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे देखो, सम मेंबर्स हैव रेडुला इन बकल कैविटी विच हैव टीथ। रेडुला को क्या कहा जाता है, रेतनांग कहा जाता है। क्या बताया भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर मेंबर बोल दो एक ही बात है, उनके अंदर रेडुला पाया जाता है। और ये रेडुला पाया कहाँ जाता है, बकल कैविटी के अंदर पाया जाता है। और इस रेडुला के आगे टीथ होता है, क्या होता है, टीथ होता है। और रेडुला को क्या कहा जाता है, रेतनांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेतनांग कहा जाता है। और ये रेडुला करता क्या है, भोजन को काटने का काम करता है, पीसने का काम करता है, याद रह जाएगा। आगे देखिए, इनके बॉडी पार्ट के बारे में हम बात करें तो हेड यानी सिर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। डोर्सल विस्ट्रल हम्प यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। डोर्सल यानी पृष्ठीय। ठीक है, अब ये डोर्सल विस्ट्रल हम्प है, इसके अंतर्गत विस्ट्रल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, विस्ट्रल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डोर्सल विस्ट्रल हम्प में प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रल मस्कुलर फुट यानी अधरीय पेशीय फुट भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके आगे देखिए, अभी ये वाला जो मैटर है ना, हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं ताकि अच्छे से पॉइंट्स क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। ये देखिए, ये नीचे की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, विस्ट्रल हम्प है। क्या है, विस्ट्रल हम्प है। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये है मेंटल। अब विस्ट्रल हम्प और मेंटल के बीच क्या पाई जाती है, एक कैविटी पाई जाती है, और उस कैविटी का नाम क्या है, मेंटल कैविटी है। ठीक है, और मेंटल के ऊपर एक कवच पाया जाता है, जो कि आपको नजर आ रहा है डायग्राम में। अब कवच को आप इंग्लिश में सेल कहते हो, एक ही बात है। अब देखो, विस्ट्रल हम्प के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, विस्ट्रल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, अभी दिखाया था ना। और विस्ट्रल हम्प और मेंटल के बीच में एक कैविटी पाई जाती है, उसका नाम है मेंटल कैविटी। और मेंटल के ऊपर एक कवच पाया जाता है। ठीक है, अब देखो ऊपर चलो, यहां पर थे ना हम, विस्ट्रल हम्प के ऊपर क्या पाई जाती है, मेंटल पाई जाती है। अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, विस्ट्रल हम्प व मेंटल के बीच एक कैविटी पाई जाती है, इसको क्या कहा जाता है, मेंटल कैविटी कहा जाता है। मेंटल के ऊपर सेल यानी कवच पाया जाता है। और ये सेल या कवच एक प्रोटीन का बना हुआ होता है, उसका नाम है कॉन्क्यूलिन प्रोटीन। और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट की भी बनी हुई होती है। तो मोलस्का का जो सेल है वो किसका बना हुआ होता है, कॉन्क्यूलिन प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ठीक है, ध्यान रखना भैया, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखो, रेस्पायरेशन बाय गिल्स दैट इज टिनिडिया फाउंड। रेस्पायरेशन गिल्स के द्वारा होता है और टिनिडिया भी उपस्थित होते हैं। ठीक है,
इन मेंटल कैविटी विच ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। इस लाइन को बाद में समझेंगे, पहले डायग्राम देखो। ये क्या है, विस्ट्रल हम्प है, और विस्ट्रल हम्प के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, विस्ट्रल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। और ये क्या है, बीच में आपको नज़र आ रही है मेंटल कैविटी है, क्या है, मेंटल कैविटी है, और मेंटल कैविटी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, मेंटल प्रेजेंट होता है। तो विस्ट्रल हम्प और मेंटल के बीच मेंटल कैविटी होती है, और वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, टिनिडिया प्रेजेंट होते हैं। और ये टिनिडिया, इनकी जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो कैसी होती है, फैदर लाइक होती है। कैसी होती है, फैदर लाइक होती है। ये जो टिनिडिया है, ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं और रेस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आप पॉइंट, आगे चलो। एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन यहाँ पर कैसा होता है, देखो, बाई 1 और 2 पेयर्स ऑफ किडनीज और ऑर्गन ऑफ बोजेनस और केबर्स ग्लैंड। एक्सक्रीशन है यहाँ पर 1 या 2 किडनी के द्वारा होता है ना, पेयर के रूप में, और या फिर बोजेनस का अंग, या फिर कैबर ग्लैंड्स के द्वारा होता है। ठीक है, किसकी बात चल रही है, क्या पढ़ रहे हैं, मोलस्का पढ़ रहे हैं। तो मोलस्का में एक्सक्रीशन इस तरीके से होता है। यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है वो गुच्छक यानी गैंग्लिया, संयोजक व तंत्रिकाओं का बना हुआ होता है। तो ये पॉइंट्स आप याद करेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। आगे देखो, यहाँ पर जो सेंसरी ऑर्गन है वो क्या होता है, आइज होता है, स्टेटोसिस्ट और ऑस्फेरिडिया। क्वेश्चन पूछा जाता है मोलस्का का सेंसरी ऑर्गन क्या है, तो इनमें से कोई एक नाम दे देगा, आपको पूछ लेगा और फिर कुछ और दे देगा। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम वो कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है, खुले प्रकार का होता है। लेकिन भैया यहाँ पर भी आपको एक्सेप्शन यानी अपवाद देखने को मिलेगा, और वो है क्लास सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा में परिसंचन तंत्र बंद प्रकार का होता है। बाकी मोलस्का में परिसंचन तंत्र कैसा होता है, खुले प्रकार का होता है। तो अपवाद क्या है, क्लास सिफेलोपोडा। जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो क्लास आएंगी सारी, वहाँ पर ये क्लास भी हम पढ़ेंगे। अब देखो, ये जो मोलस्का के ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब सेक्सेस यहाँ पर सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन, निषेचन यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल होता है। डेवलपमेंट यहाँ पर कैसा होता है, डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है, प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। आपको मैंने बताया था कि जब डायरेक्ट हो तो कोई भी स्टेज लार्वा की क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। जब इनडायरेक्ट होता है तब स्टेज क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो इनडायरेक्ट में लार्वा कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर ट्रोकोफोर। ट्रोकोफोर ये मोस्ट कॉमन लार्वा है। अगर आपको पूछ ले कि मोलस्का का लार्वा का नाम बताओ तो आप ट्रोकोफोर बता दो, कोई नाम ना देकर पूछे, क्योंकि कॉमन लार्वा तो ये ही है। और यूनियो का नाम देते तो आपको ग्लोचिडियम करना है, और वेलिजर देते तो आपको क्या करना है, पाइला करना है। क्या करना है, पाइला करना है। याद रखना, पूछे गए हैं तीनों क्वेश्चन, इतनी बार पूछे गए हैं, पूछो मत आप। आगे देखो, स्टडी ऑफ मोलस्का मेलेकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, स्टडी ऑफ मोलस्का सेल कॉन्कोलॉजी कहलाती है। कॉन्कोलॉजी क्यों कहा, इसका जो सेल है यानी मोलस्का का जो सेल यानी जो कवच है वो कॉन्क्योलिन प्रोटीन का बना होता है, इसी वजह से सेल की जो स्टडी है उसको कॉन्कोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, अब हम मोलस्का फाइलम का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन को 6 क्लासेस पे डिवाइड किया गया है। पहली क्लास कौन सी है, देखो यहाँ पर मोनोप्लेकोफोरा है। दूसरी क्लास यहाँ पर पॉलीप्लेकोफोरा है। तीसरी क्लास यहाँ पर स्केफोफोरा है। चौथी क्लास बाइवोल्विया है और इसी का दूसरा नाम है पैलिसाइपोडा। ठीक है, पांचवी क्लास यहाँ पर गैस्ट्रोपोडा है और छठी क्लास यहाँ पर सिफेलोपोडा है। ठीक है, तो ये 6 क्लासेस हैं, एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले मोनोप्लेकोफोरा पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर मोनो का मतलब सिंगल होता है, प्लेको का मतलब प्लेट, और प्लेट का मतलब यहाँ पर सेल यानी कवच से है। फोरा का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बियरिंग होता है। मोनोप्लेकोफोरा के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कैसे होते हैं, समुद्री जल में उपस्थित होते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सिंगल प्लेट बियरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी एक कवच सेल युक्त ये जीव होते हैं। यानी मोनोप्लेकोफोरा के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके ऊपर एक कवच उपस्थित होता है उनके शरीर के ऊपर, तभी तो इसको मोनो यानी सिंगल, है ना। अरे भाई एक से ज़्यादा होते तो पोली हो जाता। अब मोनोप्लेकोफोरा के अंतर्गत तो वही जीव आएंगे जिनके शरीर पर एक कवच उपस्थित होता है। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल होता है। अब देखो यहाँ पर सेल कैसा होता है, डोम सेप्ट यानी गुबंदाकार होता है, और इनका जो शरीर है वो कैसा होता है, खंड युक्त होता है। एग्जाम्पल नियोपिलाना, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया भी था, है ना, कि भाई नियोपिलाना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है मोलस्का का जिसका शरीर कैसा होता है, खंडित होता है। बाकी मोलस्का के ऑर्गेनिज्म का शरीर वैसे अखंडित होता है, खंडों में डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये क्या है, अपवाद है, जो किसमें आता है, मोनोप्लेकोफोरा में आता है। ठीक है, आगे देखो, दूसरी क्लास यहाँ पर पॉलीप्लेकोफोरा है। पॉली का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मैनी होता है। ठीक है, और प्लेको यानी प्लेको का मतलब प्लेट या फिर सेल यानी कवच से है, और फोरा का मतलब वही होता है बियरिंग। और पॉलीप्लेकोफोरा, पॉली का मतलब क्या होता है, एक से अधिक कवच इनकी शरीर पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब पॉलीप्लेकोफोरा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। इनके शरीर पर 8 प्लेट क्या होती हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब इन 8 प्लेट यानी जो कवच है, प्लेट का मतलब कवच से है, तो इनकी जो स्थिति होती है वो कैसी होती है, डोर्सल होती है, पृष्ठीय होती है। एग्जाम्पल देखो, कीटोप्ल्यूरा क्या है, कीटोप्ल्यूरा, और सामान्य भाषा में इसको काइटन कहा जाता है। देखो ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, कीटोप्ल्यूरा है, और इस पर 8 प्लेट आपको नजर आ रही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या हो गई, 8 हो गई। तो ये कौन सी क्लास है, पॉलीप्लेकोफोरा है। पॉली का मतलब बहुत सारे हैं, यानी इनके शरीर पर क्या है, एक से अधिक प्लेट यानी कवच क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, रटने की जरूरत ही नहीं है। मोनो का मतलब सिंगल होता है, पोली का मतलब अधिक होता है। भाई एक से अधिक होता है तो एक से अधिक कवच प्रेजेंट होते हैं, मोनो में क्या होगा, एक कवच होगा। आगे देखो, थर्ड जो क्लास है वो स्केफोफोडा है, और इसमें क्या होता है, इसकी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं, मैराइन होते हैं। और जो कवच होता है वो कैसा होता है, ट्यूबलर होता है, नलिकाकार होता है, और दोनों सिरों पर ये कैसी होती है, खुली हुई होती है। ये जो नलिका है दोनों सिरों पर कैसी होती है, खुली हुई होती है। एग्जाम्पल देखो, डेंटेलियम इंपॉर्टेंट है भैया। डेंटेलियम कौन सी क्लास में आता है, स्केफोफोडा में आता है। और ये जो डेंटेलियम है ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, एलिफेंट टस्क सेल, हाथी दांत कवच आपने सुना होगा, सुना है बहुत बार, है ना। तो वो किसका एग्जाम्पल है, स्केफोफोडा का है। आगे देखो, और उसकी स्ट्रक्चर भी कैसी होती है, नलिकाकार होती है ना, देखा होगा आपने। और क्लास फोर्थ कौन सी है, बाइवोल्विया है, और दूसरा इसका नाम है पेलिसाइपोडा। ठीक है, और बाइवोल्विया के ऑर्गेनिज्म भी फ्रेश वाटर में रहते हैं और मैराइन वाटर में भी रहते हैं। इनका जो सेल है वो द्विकपाटीय होता है। कैसा होता है, द्विकपाटीय होता है। एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्लासेस के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यूनियो, यूनियो कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है, ये फ्रेश वाटर म्यूशियल है, और हिंदी में इसको स्वच्छ जलीय सीपी कहा जाता है यूनियो को। माइटिलस, और ये मैराइन वाटर म्यूशियल है, लवणीय सीपी है, कहाँ पर रहता है, समुद्र में रहता है। टेरिडो, इसको सिप वॉर्म कहा जाता है, जहाज कर्मी भी इसको कहा जाता है। पिंक टेडा, इसको पर्ल ऑस्टर यानी मोती बनाने वाला ऑस्टर भी कहा जाता है। सारे के सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, बाइवोल्विया क्लास के बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे देखो, अगली जो क्लास है वो गैस्ट्रोपोडा है, और गैस्ट्रोपोडा की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, साथ में मैराइन वाटर में भी रहते हैं, दोनों में देखने को मिलते हैं। सेल होता है वो स्पाइरली कॉइल्ड यानी कुंडलित होता है, एक कपाटीय होता है। कैसा होता है, एक कपाटीय होता है। बाइवोल्विया का कैसा था सेल, द्विकपाटीय। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। बॉडी कैसी होती है,
बॉडी के अंदर टॉर्सन यानी ट्विस्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, शरीर में ऐंठन उपस्थित होती है। ठीक है, अरे होती है ना, कुछ भी नहीं देखा तो शंख तो देखा होगा ना, नहीं देखा क्या शंख? जो जब आरती करते हैं ना, सनातन धर्म में सबसे पहले क्या होता है, जब आरती करते हैं तो शंख बजाया जाता है। और गंगा की आरती बहुत फेमस है, इतना शानदार शंख बजाया जाता है वहाँ पर, कमाल का, 3-4 मिनट, मतलब फुल। नहीं देखा तो देखना। तो आपने देखा होगा उसके ऊपर ऐसे टॉर्शन होता है, घुमावदार ऐसे होता है ना वो, तो वो आप सब ने देखा है। तो इनकी बॉडी में क्या होती है, ऐंठन उपस्थित होती है। एग्जाम्पल देखो, पायला, और इसको क्या कहा जाता है, एप्पल स्नेल कहा जाता है। और दूसरा यहाँ पर टर्बिनेला, और इसको शंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शंख कहा जाता है। साइप्रिया कोडी, देखिए ना रे कोडी, डेकोरेशन में इसको बहुत यूज में लिया जाता है कोडी को। और पहले के टाइम में ओल्ड करेंसी के रूप में इसको यूज किया जाता था। डोरिस, इसको सी लेमन कहा जाता है। हेलिक्स, इसको लैंड स्नेल यानी स्थलीय घोंगा कहा जाता है। एप्लेसिया, इसको सी हेयर यानी समुद्री ससक कहा जाता है। सारे के सारे एग्जाम्पल कौन सी क्लास के हैं, गैस्ट्रोपोडा के हैं। एक बार फिर से देखो, पाइला, टर्बिनेला, साइबेरिया, डोरिस, हेलिक्स, एप्लेसिया, जो कि आपको क्या करने हैं, याद करने। अब इसमें कोई क्या ही कर सकता है, याद ही करने पड़ेंगे। अब देखो, अगली जो क्लास है वो सिफेलोपोडा है। और सिफेलोपोडा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो समुद्री जल में पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर कैसा होता है, क्लोज्ड टाइप का होता है। कैसा होता है, अरे कैसा होता है, बंद प्रकार का होता है। बाकी मोलस्का के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम बंद प्रकार का होता है, लेकिन ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो कि आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। सेल कवच कैसा होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल और एब्सेंट भी हो सकता है, यानी बाह्य भी हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है, अनुपस्थित भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए इसके, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में 8 आर्म्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ऑक्टोपस में क्या होती है, 8 आर्म्स होती हैं। और सीपिया, इसको कटल फिश भी कहा जाता है, जिसमें 10 आर्म्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लोलिगो, इसको जियांट स्क्वेड कहा जाता है। नॉटिलस, इसको टाइगर सेल कहा जाता है। और ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सिफेलोपोडा क्लास के हैं। और सिफेलोपोडा क्लास में आपको ध्यान रखना है कि सिफेलोपोडा क्लास के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज्ड टाइप का होता है। ये क्या है, एक्सेप्शन है। और मोलस्का के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंतर्गत उनका शरीर कैसा होता है, अखंडित होता है। लेकिन न्यूपिलाना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका शरीर कैसा होता है, खंडित होता है। ये भी एक क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लासिफिकेशन की क्लासेस को एक बार फिर से देख लीजिए। सारी क्लासेस मैंने आपको करवा दी हैं। कौन कौन सी क्लासेस थी देखो, पहली जो क्लास थी यहाँ पर वो मोनोप्लेकोफोरा थी। दूसरी क्लास यहाँ पर पॉलीप्लेकोफोरा थी। तीसरी क्लास यहाँ पर स्केफोफोरा थी। चौथी यहाँ पर बाइवोल्विया यानी पहली साइपोडा थी। पांचवी क्लास यहाँ पर गैस्ट्रोपोडा थी। और छठी क्लास यहाँ पर कौन सी है, सिफेलोपोडा है। सारी क्लासेस डायग्राम सहित, डायग्राम तो नहीं, एग्जाम्पल सहित मैंने आपको क्या कर दिया है, बता दी है। ठीक है, मैं ये मान के चल रही हूँ सारी चीज़ें आपकी क्या है, क्लियर हैं। बस आप क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।